ये सीरीज़ बेस्ड है मेरे 2 दिनों के एक्सपीरियंसेस पे जो मुझे बनारस शहर में मिली। पहला दिन आप लोगों ने लास्ट वीक देखा था। फर्स्ट डे का वीडियो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन के राइट कॉर्नर पे मिल जाएगा। सेकेंड डे के मेरे टूर में मैं आपको दिखाने वाला हूँ सारनाथ, अस्सी घाट, बनारस का लग्जरी क्रूज़ और कुछ स्ट्रीट फूड्स। चैनल पे अगर आपका ये फर्स्ट टाइम है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप अपने स्क्रीन के कंफर्ट से ही देख पाएंगे देश और दुनिया को, और साथ ही साथ आपको मिल सकेंगी ट्रैवल रिलेटेड टिप्स एंड इन्फॉर्मेशन। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं सेकेंड डे इन माई सीरीज 2 days इन बनारस। मैंने अपनी सेकेंड डे की शुरुआत की सारनाथ जाने से, और सारनाथ में मेरा पहला स्टॉप था चौखंडी स्तूप के पास बना हुआ गार्डन ऑफ स्पिरिचुअल विजडम, जो कि 5-6 साल से एग्जिस्टेंस में, लेकिन उसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। इस गार्डन में वैसे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे स्पेशल रिक्वेस्ट पे गार्डन के केयर टेकर ने मुझे परमिशन दी कि मैं अंदर जाके शूट कर सकता हूँ। ये गार्डन एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा वेल मेंटेन्ड है और जो इसकी लैंडस्केपिंग है बहुत ही सुंदर है। और इस गार्डन में बुद्ध द्वारा टीच की हुई जितनी भी उनकी टीचिंग्स हैं, उन सारी टीचिंग्स को स्टोन पे कार्व करके इस गार्डन के अंदर लगाया गया है। ये गार्डन एक बहुत ही फेमस स्तूप है चौखंडी स्तूप के पास में। सारनाथ बनारस के सिटी सेंटर से कुछ 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ पर आसानी से ओला, उबर या फिर लोकल ऑटो रिक्शा पकड़ के पहुँचा जा सकता है। है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय मैं हूँ बुद्धिस्ट एक्सकेवेशन साइट पे सारनाथ में, जिसको कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मेंटेन करती है। ये एक्सकेवेशन साइट लगभग 2000 साल पुरानी है। ऐसा बोलते हैं कि करीबन 325 ईसा पूर्व यहाँ पे सभ्यता थी, जब लोग यहाँ पे रहा करते थे। यह सारनाथ में बना हुआ थाई बुद्धा टेम्पल, जिसे इंडियन एंड थाईलैंड गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन से बनाया गया। इस मंदिर में है एक 80 फीट ऊंची बुद्ध की मूर्ति और थाई आर्किटेक्चर से बना हुआ ये खूबसूरत सा मंदिर, जिसके अंदर है बुद्ध की एक गोल्डन स्टैचू। ये है सारनाथ का मेन टेम्पल, जो कि है बनाया गया उस वट वृक्ष के पास जिसके नीचे बैठकर बुद्ध ने अपने फॉलोअर्स को प्रीचिंग्स दी थी। और ये है वो वट वृक्ष जिसके नीचे एक्चुअली गौतम बुद्धा ने बैठ के अपने फॉलोअर्स को पहली बार प्रीच किया था। सारनाथ के मेन टेम्पल का इंटीरियर, इस टेम्पल के अंदर रखा गया है गोल्डन कलर का बुद्ध का एक स्टैचू, और बुद्ध की पूरी लाइफ हिस्ट्री को बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स के जरिए इन मंदिर की दीवारों पर दर्शाया गया है। हम हैं इस समय अस्सी घाट पर, जो कि बनारस के सबसे महत्वपूर्ण घाटों में से एक है, और
कुल 88 घाटों में से दक्षिण छोर पर स्थित आखिरी घाट है। इस घाट की महत्व काफ़ी ज़्यादा है हिंदू पुराणों के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर संगम होता है अस्सी नदी और गंगा नदी का। हाल के समय में इस घाट पे काफ़ी परिवर्तन हुआ है, काफ़ी रिनोवेशन, काफ़ी कंस्ट्रक्शन के बाद ये घाट अब काफ़ी सुंदर रूप ले चुका है और सबसे साफ़ सुथरे और सबसे सजे संवरे हुए घाटों में से एक ऐसा है। हमारे पीछे आप एक स्टेज देख रहे हैं, जो स्टेज है सुबह बनारस का, जहाँ पर मंचन किया जाता है, जो कि एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो कि रोज़ डेली बेसिस पे यहाँ पर किया जाता है सुबह के टाइम में, सूर्योदय के समय पे। इसमें कोई भी ब्रेक नहीं होता है, 7 दिन होता है सप्ताह में, और यहाँ पे आने के लिए कोई भी एंट्री टिकट नहीं है। तो जो भी यहाँ पर इस समय घाट में सुबह पे आता है वो इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद ले सकता है। अस्सी घाट का काफ़ी महत्व है हिंदू धर्म के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर संगम होता है अस्सी नदी और गंगा नदी का। अस्सी नदी जो कि आज की तारीख में काफ़ी हद तक सीमित रह गई एक नाले के रूप में, क्योंकि लोकल अथॉरिटीज़ ने पिछले काफ़ी समय से यहाँ पर काफ़ी अनदेखी की अस्सी नदी की, जो कि एक नाले के रूप में परिवर्तित हो गई है। मैं गुजारिश करूँगा लोकल अथॉरिटीज़ से कि वो इसके ऊपर ध्यान दें और वापस से नाले को नदी के रूप में परिवर्तित किया जा सके। अस्सी घाट के नामकरण के पीछे भी काफ़ी रोचक पौराणिक कहानी है। उस कहानी के अनुसार जब माँ दुर्गा ने शुंभ निशुंभ असुरों का वध किया था, उस वध के पश्चात उन्होंने अपनी तलवार एक जगह पर छोड़ दी थी और उस तलवार के गिरने की वजह से एक नदी बनी और उस नदी का नाम अस्सी रखा गया, क्योंकि तलवार को संस्कृत में अस्सी बोलते हैं। और उसी अस्सी नदी के यहाँ पे संगम होने से गंगा नदी में इस घाट का नाम भी अस्सी पड़ा। ये घाट प्रसिद्ध है यहाँ पर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों की वजह से भी। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक पीछे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पे बहुत सारे कलाकार आए हैं परफॉर्म करने के लिए। मेरे पीछे आप इस समय देख सकते हैं आरती की तैयारी चल रही है, और इस घाट पे मैं बताना चाहूँगा बैठने भी काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया गया है। चारों तरफ बहुत सारे बेंचेस लगाए गए हैं, जिससे आपको कभी भी बैठने की कोई दिक्कत ना हो। तो बड़े बूढ़े बच्चे कोई भी शाम को आ सकता है, आरती का आनंद ले सकता है। हम हैं अलकनंदा रिवर क्रूज के जेटी पे। एक तरह की पहली कोशिश है बनारस शहर के लिए, जहाँ पर कि डबल डेकर एयर कंडीशंस लग्जरी क्रूज़ की शुरुआत की गई है, जो कि बनारस के घाटों की परिक्रमा करती है एक छोर से दूसरे छोर तक, जो कि है उत्तरी से दक्षिणी। तो चलिए चल के देखते हैं कैसा है इस क्रूज का एक्सपीरियंस। चलिए मैं आपको देता हूँ क्विक टूर इस क्रूज़ का, जिसमें लोअर डेक पे कॉम्प्लीमेंट्री टी, कॉफ़ी एंड कुकीज़ सर्व किए जाते हैं, और ये डेक एयर कंडीशन भी है। दोनों डेक्स पे एक एक नीट एंड क्लीन बाथरूम है। और ये हैं वो सीढ़ियाँ जो कि आपको लेके जाती हैं ओपन डेक पे। और इस ओपन डेक पे एक फूड काउंटर है, जहाँ पर चार्जेबल बेसिस पे कुछ बनारसी स्नैक्स सर्व किए जाते हैं। और ये रहा इस क्रूज़ का बेस्ट पॉइंट, जहाँ से आप बेहतरीन फोटोग्राफ्स ले सकते हैं। क्रूज़ की बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दे दिया है। ये है मणिकर्णिका घाट, और पुराणों के हिसाब से हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है कि अगर आपने अंतिम सांसें बनारस में ली हैं और आपका अंतिम संस्कार मणिकर्णिका पे हो रहा है तो आपको मोक्ष मिलेगा, यानी कि आप जीवन और मरण के चक्र से बाहर आ जाएंगे।
ये है दशाश्वमेध घाट, जहाँ पर हो रही है गंगा आरती। ये आरती इतनी मशहूर है कि देश विदेश से हजारों पर्यटक इसको देखने के लिए आते हैं, और हमारे क्रूज शिप को भी 15-20 मिनट के लिए इस आरती को देखने के लिए रोक दिया गया था। इट वॉज टाइम फॉर स्ट्रीट फूड, और स्ट्रीट फूड की तलाश में मैं पहुंच गया था गोदौलिया बाजार। और ये है गोदौलिया का फेमस विश्वनाथ गली, जो कि जोड़ता है बिजी गोदौलिया बाजार को विश्वनाथ मंदिर से। ये स्क्रीन के राइट साइड में जो आप एक लाइन लगी हुई देख रहे हैं, ये लाइन है भक्तों की, दर्शनार्थियों की, जो कि भोलेनाथ के दर्शन के लिए लाइन में लगे हैं। और कई बार भोलेनाथ के दर्शन के लिए इन लाइनों में करीब 3 से 4 घंटे तक खड़े रहना पड़ता है। यह विश्वनाथ गली के अंदर एक छोटी सी चाट की दुकान, जिसका नाम भी है विश्वनाथ चाट भंडार। ये पिछले कुछ दिनों में अपनी क्वालिटी और टेस्ट की वजह से बनारस के बड़े से बड़े चाट के नामचीन जो दुकान है उनको टक्कर दे रहे हैं, जैसे काशी चाट और दीना चाट को। यहाँ पर हम लोगों ने टेस्ट किया था गोलगप्पा और दही पूड़ी, और दोनों का टेस्ट काफ़ी ज़बरदस्त था। मैं इस समय गोदौलिया चौराहे पर, और यहाँ पर हम लोग आए हैं ठंडाई पीने के लिए। काफ़ी बिजी चौराहा है, और इस चौराहे पर काफ़ी सारी ठंडाई की दुकानें हैं, जो कि यहाँ पे ट्रेडिशनल बनारसी ठंडाई के अलावा लस्सी भी बेचते हैं। तो चलिए इन्हीं किसी एक दुकानों में से ट्राई करते हैं ठंडाई। इसमें भी है बनारसी ठंडाई में काजू, बादाम, केसर, सौंफ, इलायची, मखाना, पिस्ता, मतलब जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं सबको मैश करके चीनी में बॉईल करके इसका सिरप बना देते हैं, और उसके बाद पेस्ट अलग से बना देते हैं। आप लोग खुद यहाँ सब कुछ खुद ही तैयार करते हैं? हाँ, कोई भी रेडीमेड आइटम नहीं? नहीं, कोई बाहर का आइटम नहीं, सब कुछ अपने हाथ से। अगर भी हम मिश्राम्बू ही पीना रहे आदमी को, तो वो तो आदमी घर पे भी पी सकता है। बनारसी ठंडे का मतलब क्या हुआ? सही बात, धन्यवाद। ये असली बनारसी ठंडाई, जैसा कि मनीष जी ने आपसे बात की और आपको बताया कि ये ठंडाई कैसे बनाते हैं। तो टेस्ट भी मैं बता सकता हूँ कि टेस्ट भी काफ़ी अलग है, जो कि रेडीमेड पैकेज मिश्राम्बू या और ब्रांड से, हल्दीराम के ब्रांड का जो भी आता है ठंडाई, उससे काफ़ी अलग है। तो अब बनारस आइए तो बनारसी ठंडाई ज़रूर पीजिए। ये है काशी चाट भंडार, बनारस की सबसे पुरानी और सबसे प्रसिद्ध चाट की दुकान है। यहाँ का चाट पूरे शहर का, पूरा प्रदेश का, पूरे देश में शायद सबसे ज़्यादा मशहूर और स्वादिष्ट है। काशी चाट भंडार में हमने ट्राई किया फिर से गोलगप्पे और बनारस की स्पेशल टमाटर चाट, जो कि मेरे ख्याल से बनारस के अलावा कहीं पर भी नहीं मिलती है। अगर कहीं मिलती है और आपको पता है तो कमेंट में डेफिनेटली मेंशन कीजिएगा।
टमाटर चाट के अलावा यहाँ पर हमने खाया था टिकिया और कुल्फ़ी फालूदा। सब का सब टेस्ट में और क्वालिटी में था A1। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरी अगली सीरीज़ बेस्ड होने वाली है यूरोप ट्रिप के ऊपर, जो कि मैंने कुछ दिनों पहले किया था। इस सीरीज़ में मैं आपसे बहुत सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, जैसे कि सस्ती फ़्लाइट्स कैसे बुक करनी है, साइट सीइंग क्या करना है, टिकट्स कहाँ से खरीदने हैं, वीज़ा कैसे कराना है, कहाँ रुकना है यूरोप में। तो इन सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को हिट कीजिए, ताकि आप लोगों को पता लग सके कि मैं अपने वीडियोज़ कब अपलोड कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।